सबको नमस्कार। आज हमारी निमाड़ी अध्ययनशाला को चौथो पाठ 22 नवंबर को दीपावली के बाद एका से पहले हमने निमाड़ी का वर्णमाला, सर्वनाम और बाद में विलंबित और फिर नासिक के ध्वनि, इस तरह से हमने जो आवश्यक था लेखन की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से, वो हमने मुख्य मुख्य बिंदुओं के ऊपर ध्यान केंद्रित किया है। अब हम थोड़ा और गहराई में जा करके थोड़ी सी बारीकियों को देखना चाहते हैं। हमारे पास में अभी 2 सत्र बाकी है। ये आज हमारा चौथा सत्र है। इसके बाद अगला समापन सत्र 5वां रहेगा। आज हम लोग निमाड़ी में जो शब्द है वो शब्दों की रूप रचना के बारे में चर्चा करेंगे। शब्दों के रूप बनते हैं, कैसे बनते हैं, लिंग, वचन और कारक का उसमें कैसा सहयोग होता है, और शब्द जब बोले जाते हैं तो उनका अर्थ होता है, लेकिन वाक्य में जब हम प्रयोग करते हैं तो वो शब्द उस रूप में काम में नहीं आते हैं। हमें शब्दों के रूप बनाना पड़ते हैं। उन शब्द रूपों के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। उसकी क्या क्या व्याकरणिक व्याख्याएं हो सकती है, उन शब्द रूपों को हम वाक्यों में कैसा प्रयोग करेंगे, कहाँ हमसे वहां भूल या अशुद्धियां हो रही है, उन सब चीजों के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित होगा। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ हमारे निमाड़ी अध्ययनशाला का। निमाड़ी भाषा में शब्द की रूप रचना, इसकी प्रकृति एवं प्रयोग के बारे में हम बात कर रहे हैं। आपने अपने विद्यार्थी जीवन में कारक रचना नाम सुना होगा। पहले हम लोग संस्कृत की कारक रचनाएं, बालक बालो बाला, राम रामो रामा, ऐसे भी कुछ हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान है। तो कारक रचनाएं क्या होती है, उनका उपयोग क्या होता है, हम उसको लेखन में कैसे प्रयोग करते हैं, हम इन सब चीजों के ऊपर थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। किसी का माइक अनम्यूट है। तो भाषा में मूल रूप से हम क्या क्या चीजें रखते हैं। भाषा की अनेक इकाइयां होती है। अगर हम ऊपर से देखें तो प्रोक्ति, और उसके बाद वाक्य, उसके नीचे उपवाक्य, फिर पदबंध, शब्द रूप, उसको पद भी कहते हैं, फिर शब्द, उसके बाद अक्षर, वर्ण और ध्वनि। इस प्रकार से हमारे रूप बनते हैं। तो हम उसको अक्षर बोलते थे। अक्षर मिल करके शब्द बनाते हैं, और शब्दों के बाद में हम शब्द रूप बनाते हैं। अब हम इस बात की चर्चा करेंगे। ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द, ये सब हमने देख लिए हैं। अब शब्द रूप की बात करते हैं। अक्षर का जहां तक प्रश्न है, मैंने ऊपर 2 नाम लिख करके रखे हैं, दवा और स्वास्थ्य। दवा एक शब्द है जिसमें 2 अक्षर हैं, एक द है, एक वाह है। और स्वास्थ्य एक शब्द है जो कि एक ही अक्षर है, इसमें एक ही अक्षर है। इस अक्षर वो होता है जिसको हम एक
झटके में एक सांस में या एक साथ उच्चारित करते हैं। उसके उच्चारण में बीच में कहीं विराम नहीं होता है। स्वास्थ्य बोले तो एक अक्षर होता है। अब हम उसके विस्तार में नहीं जा रहे हैं। तो अक्षर मिलकर के शब्द बनते हैं। अब हमको शब्द के रूप बनाने हैं। शब्द के रूप बनाते समय अब हमको व्याकरण की कुछ बातें इसमें देखनी है। जो हम पहले से देख आए हैं उन्हीं को हम अब थोड़ा विस्तार से देखेंगे। शब्द या पद जिसको बोलते हैं, ये जब दो तीन इकट्ठे हो जाते हैं तो एक पदबंध बन जाता है। शब्द मान लो अपन ने बोला कि गाय, निमाड़ी में गावड़ी। अब गाय कहने से एक एक बिंब हमारे सामने तो आता है, लेकिन हम कहना क्या चाहते हैं कि गाय ख चारों मंडाओ। तो एक बात समझ में आती है कि हम कुछ अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। तो वाक्य में हम जब लिखेंगे तो उसमें गाय के साथ में ख लिखना पड़ता है। तो गाय ख ये दोनों मिल करके शब्द रूप बनता है। इसको हम नीचे और विस्तार से देखेंगे। फिर इस प्रकार से उपवाक्य बनते हैं। फिर वाक्य जिससे आप समझते हैं वाक्य क्या होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण इकाई है हमारी भाषा की, हमारे लेखन में विशेष करके। और जब बहुत सारे वाक्य एक विषय या एक वस्तु या एक विचार के ऊपर एक साथ जब लिखे जाते हैं तो हम उसको प्रोक्ति कहते हैं। प्रोक्ति हमारा एक साहित्य हो गया। एक कथा, कहानी, एक उपन्यास, सब कुछ एक प्रोक्ति हो सकता है। प्रोक्ति छोटी सी भी हो सकती है, 10-20 वाक्य की भी हो सकती है। प्रोक्ति कई पृष्ठों में एक साथ भी चल सकती है। अब हम आते हैं शब्द के ऊपर। आज का हमारा काम है शब्द रूप के ऊपर बात करना। तो हम देखते हैं शब्द। शब्द सार्थक होते हैं और निरर्थक भी होते हैं। हम भाषा में सार्थक शब्दों की चर्चा करते हैं। सार्थक शब्द में दो प्रकार के शब्द हम व्याकरण में अध्ययन करते हैं। एक है मूल शब्द, इसको अविकारी शब्द कहते हैं। और दूसरा होता है विकारी शब्द। विकारी शब्द का मतलब यह है कि मूल शब्द यानी कुछ भी हमने बात कही, जब मैं, तुम, गाय, खेत, घर, ये सब शब्द हैं। लेकिन शब्द में जब हम ये शब्द रूप जो हम बात करने वाले हैं आगे, जब शब्द रूप बनते हैं उसके, तो शब्द में विकार होता है। ये विकारी शब्द और विकृत शब्द दो अलग अलग बातें हैं। हम विकार का मतलब कर रहे हैं यानी उसके आकार में परिवर्तन होता है। शब्द का या किसी भी वस्तु का अगर आकार स्वाभाविक रूप से परिवर्तित होता है तो वो विकार कहलाता है, और अस्वाभाविक रूप से अगर वो परिवर्तित होता है तो वो विकृत होता है। तो हम यहाँ विकारी शब्द की बात कर रहे हैं। अब इन दोनों के ऊपर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। शब्द जैसे कि हमने देखा है व्याकरण में, संज्ञा शब्द होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं, क्रिया होती है, विशेषण होते हैं। ये शब्द हमने कई बार सुने हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सारे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। ये सब विकारी शब्द हैं। अब उनको आगे चल करके हम अगले पृष्ठ पे उसको विस्तार से देखते हैं। और अव्यय जो है ये अविकारी शब्द है। अव्यय नाम से भी पता लगता है कि जिसका व्यय न हो, जिसका क्षरण न हो, जो हर हालत में एक ही समान रहता हो, अपने मूल रूप में रहता हो, वाक्य के अंदर और वाक्य के बाहर भी, तो वो अव्यय अविकारी हो गया। और जो शब्द वाक्य के बाहर अलग हो, वाक्य के अंदर अलग हो, तो उसको हम विकारी शब्द बोलते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि गावड़ी एक शब्द है और गावड़ी ख बोल दिया तो ये वाक्य के अंदर प्रवृत्त होगा। वाक्य में सिर्फ गावड़ी लिखने से बात नहीं बनेगी। गावड़ी ख, गावड़ी न, गावड़ी का लेना, तो वो एक संबंध स्थापित करता है वाक्य में दूसरे शब्दों से। तो गावड़ी को, गावड़ी न, गावड़ी ख, तो ये उसका रूप में परिवर्तन हुआ। ये क्यों हुआ, कैसे होता है, इसी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इसको हम विकारी बोलते हैं। इसी को यहाँ समझाया हुआ कि अव्यय शब्द अविकारी होते हैं
और बाकी के ऊपर जो हमने बात करी अभी, ये सब विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द में रूपांतर होता है, यानी मूल शब्द में जब रूप में अंतर होता है तो शब्द रूप बनते हैं। और वो रूपांतर कैसे होता है? लिंग से होता है, वचन से होता है, कारक से होता है, और ये विकार जब उसमें पैदा होते हैं शब्द रूपों के अंदर तो वो रूपांतरित हो जाते हैं। अब शब्द रूप, इसी बात को हम यहाँ समझते हैं कि शब्द रूप यानी पद जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कैसे बनते हैं। उसमें दो चीजें होती है, एक मूल शब्द होता है और एक उसमें प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय कई प्रकार के हो सकते हैं, विभक्ति भी हो सकती है, योगात्मक वियोगात्मक भी हो सकते हैं, जिनको हम आगे देखेंगे। ये मिल करके शब्द रूप बनाते हैं। तो रूप या शब्द रूप में जब वो अलग रहते हैं तो शब्द कहलाते हैं, जब वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तो वो पद कहलाते हैं, वही शब्द रूप भी कहलाते हैं। मूल शब्द क्या है? भाई जी, गौरी, ये मैंने शब्द यहां लिखे हैं। म निमाड़ी का सर्वनाम है, इसका मतलब मैं होता है। तू, बुलावणु, खवाड़नु, ताती, अन, ये शब्द लिखे हैं। लेकिन इन शब्दों के लिखने से शब्द का व्यक्तिगत अर्थ तो समझ में आता है, लेकिन उनका समूह के रूप में कोई उपयोग हमें समझ में नहीं आता है जब तक हम सिर्फ शब्द के रूप में रहेंगे। अब इनको हम शब्द रूप बनाते हैं, वाक्य में ये शब्द रूप है। जैसे हमने यहाँ मैं के लिए उपयोग आता है, उसमें हमने ने कर्ता कार्य की विभक्ति को जोड़ा तो वो हो गया मन। हिंदी में मैंने, म के साथ में ने जुड़ा तो मैंने हो गया, ये हमने निमाड़ी में हो गया मन। तो ये म से मन जो बना वो शब्द से शब्द रूप बन गया। अब इस प्रकार से हमने बहुत सारे शब्द रूप बनाए और उनको एक साथ पिरोया, एक व्यवस्थित ढंग से रखा, वाक्य विन्यास जिसे कहते हैं, और वो सब मिलकर के हमारा वाक्य बन गया। मन कहो कि गौरी थारा भाई जी को बुलाइला, अन ताती ताती रोटी खवाड़। तो ये एक वाक्य बन गया, इसमें एक विचार व्यक्त हो गया। ये इस प्रकार से वाक्य बना। वाक्य में हमारे शब्द रूप ही काम आते हैं। मन जैसे हो गया, थारा वास्तव में ये तू शब्द का रूप है जिसमें हमने रा प्रत्यय लगाया, तू से थारा बना। भाई जी ख, पिताजी को, बुलैला बुला लाओ, ताती ताती ये विशेषण, इसमें मैंने सारे शब्द लिए हैं। ये सर्वनाम भी है, गौरी संज्ञा भी है, ताती ताती विशेषण भी है, खवाड़ी द क्रिया है। तो क्रिया के, विशेषण के, सबके हमने अलग अलग शब्द रूप बनाए हैं। ताती एक शब्द था, मतलब गरम, ताती ताती हमने उसको कह दिया तो गर्मा गर्म। तो इस तरह से शब्दों के ये रूप बने। लेकिन इसमें हमने एक बात आपने देखी होगी कि सिर्फ एक ये है अन शब्द, जो कि वाक्य में भी वैसे ही है और वाक्य के बाहर भी वैसे ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि ये शब्द हमारा अविकारी शब्द है। इसको हम अव्यय भी बोलते हैं। इस प्रकार के हजारों शब्द हम भाषा में प्रयोग में लाते हैं, वो अविकारी होते हैं, उनमें कहीं भी विकार यानी उनके रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता है। हर हालत में वो ऐसे ही मिलेंगे। आगे हम जाएंगे तो हम उसकी एक लिस्ट भी देखेंगे। अब इसी बात को यहाँ पर समझाया है कि मूल शब्द अथवा प्रत्यय वाक्य में तब तक अर्थबोध नहीं देते हैं जब तक कि वे पद के रूप में प्रयुक्त न हो। पद के रूप में होंगे तो अर्थ देंगे वाक्य में। ये टिप्पणी ऊपर के लिए थी। दूसरी टिप्पणी नीचे बात के लिए समझाई है कि संज्ञा शब्द में विभक्तियां वियोगात्मक होती है। अब ये हमें खास करके ध्यान देने वाली बात यहां से है। अभी तक तो ये हमने उसकी भूमिका देखी है। अब हम उस शब्दों को बनाते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं। वाणी में तो हम उसको बोल देते हैं,
उसके लिए हमें ज्यादा समझ की आवश्यकता नहीं है। वो हम, जो हमारी भाषा है वो हम अनुकरण से सीखते हैं, और वो उसके लिए पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अब हमको लिखना है, जब हम लेखक हैं, कवि हैं, संपादक हैं, तो हमें उसको जब लिखना है तो क्या देखना है कि संज्ञा शब्द में विभक्तियां जो आती है वो वियोगात्मक आती है, और सर्वनाम शब्दों में ये योगात्मक हो जाती है। इन दोनों चीजों को हम नीचे पंक्तियों में देखेंगे। और यदि विभक्ति दो शब्द में हो तो पहला शब्द योगात्मक होता है और दूसरा वियोगात्मक होता है। ये एक नियम है, इसको हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अधिकतर गलतियां निमाड़ी में इन्हीं बातों को लेकर के हो रही है। जो बाकी जो कमियां, जो गलतियां थी, उनको हमने पहले बात कर ली है। अभी हम शब्द रूप की जो हमारी कमियां हैं या अनजाने में जो हमसे भूल हो रही, गलतियां हो रही है, वो इस एक ही नियम के अंतर्गत सब बातें आ जाती है। इसको अच्छी तरह से समझना है कि संज्ञा शब्दों में विभक्तियां वियोगात्मक होती है, सर्वनाम शब्दों में योगात्मक होती है। और अगर विभक्ति दो शब्द में हो, नॉर्मली प्राय विभक्ति एक शब्द की होती है, पर कभी कभी दो शब्द की विभक्ति आती है, तो पहला शब्द योगात्मक होता है, दूसरा वियोगात्मक होता है। इसको अब हम यहाँ उदाहरण में देखते हैं। काकी न गाय ख चारो मंडायो, एक वाक्य हो गया। काकी ने गाय को चारा परोसा, मंडाया। अभी काकी जो है ये संज्ञा शब्द है, गाय भी संज्ञा शब्द है, तो काकी के साथ में ने लगना पड़ेगा। कार्य करने वाली कर्ता काकी है। गाय को, तो को के लिए हमने ख लगाया है, तो यहां जो गाय और ख लिखा है, ये गाय अलग शिरोरेखा में आएगा, ख अलग शिरोरेखा में आएगा, इसलिए इसको हम वियोगात्मक बोलते हैं। काकी और न दोनों मिल करके एक शब्द रूप है जो हमें अर्थ देते हैं वाक्य में, लेकिन दोनों को हमने पास पास रखने के बाद में भी उनको शिरोरेखा में अलग रखा है, इसी को हम वियोगात्मक बोलते हैं। ये हो गए वियोगात्मक का उदाहरण। अब दूसरा वाक्य में उन्न मख भणायो, बात शायद कोई शिक्षक के बारे में चल रही है कि उन्न मख भणायो। अभी उन और म मेरे लिए आया है, सर्वनाम है। उन है ने उनके लिए सर्वनाम आया है, तो उन्होंने और यहां मुझे, यहां पर भी न विभक्ति लगी है हमने, और हमने काकी न में भी न विभक्ति लगाई थी। काकी ने और यहां है उनने, तो वहां पर हमने काकी के साथ में विभक्ति को अलग लिखा था, क्योंकि काकी शब्द संज्ञा है। उन शब्द जो है उनके लिए आया है, तृतीय पुरुष एक वचन के लिए बात आई है, या द्वितीय पुरुष सम्माननीय व्यक्ति के लिए बात आई है, तो वहां पर हमने जो न लगाया है उनके साथ में, वो हमने योगात्मक लगाया है, क्योंकि ये शब्द सर्वनाम है। उसी प्रकार से मख मेरे लिए म आया है, और ख मुझे को या मुझे, तो यहां पर ख जो आया है वो हमने योगात्मक लगाया है, क्योंकि उन और म जो दोनों हैं ये सर्वनाम है, इसलिए ये योगात्मक है। कभी भी हम उनके बाद में न को अलग करके नहीं लिखेंगे, म करके ख को अलग नहीं लिखेंगे, और उसी प्रकार से यहाँ काकी के साथ में न नहीं लगाएंगे, गा के साथ में न ख नहीं लगाएंगे। ये बहुत ही साधारण सी बात है कि संज्ञा और सर्वनाम के साथ में विभक्तियों को हम कैसे लगाते हैं। तीसरा वाक्य देखते हैं। माए न दादी का लेण 10वीं बनाई। माँ ने, ये तो वही बात हो गई जो ऊपर थी। माए भी संज्ञा है, माए न दाजी का लेण। अब यहां पर हमें देखना है कि का लेण ये एक विभक्ति है। का लेण जो है ये संप्रदान कारक की विभक्ति है। न जो है वो कर्ता कारक की विभक्ति थी। ख जो है वो कर्म कारक की विभक्ति थी। का लेण संप्रदान कारक की विभक्ति है। दाजी के लिए,
तो ये दो शब्दों में विभक्ति हमारे पास में आई है, का और लेना। ये का और लेना को एक साथ नहीं लगाना है, एक शिरोरेखा में का लेण नहीं आएगा, का अलग आएगा, लेना अलग आएगा। इसी प्रकार से कहीं पर हम का सी, ओकासी, महारासी, थारासी, तो वहां पर भी का या रा जो है वो अलग लिखा जाएगा और सी यानी से अलग लिखा जाएगा। ये मुख्य रूप से हम इसका प्रयोग करते हैं, का लेना। तो दाजी के साथ में हमने का लगा दिया, क्योंकि यहां हमारा नियम था कि दो विभक्ति शब्द में, दो शब्द की विभक्ति हो तो पहला शब्द योगात्मक होगा। तो पहला शब्द हमने दाजी शब्द के साथ में जोड़ दिया, दाजी का। उसके बाद में हमने थोड़ा सा स्थान खाली रखा, उसके बाद दूसरी शिरोरेखा में लेना लिखा। तो ये इसकी सही वर्तनी होगी, दाजी का लेना। दाजी और का लेण इकट्ठा नहीं लिखना चाहिए। ये पहले ऐसा होता था पुरानी भाषा में, निमाड़ी में ही है, बहुत कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन अब हमने उसको बात को समझ लिया है, इसलिए बात को ध्यान रखना पड़ेगा। ये हुआ संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों को। अब हमारी भाषा कहाँ जा रही है? निमाड़ी लोक भाषा योगात्मक से वियोगात्मक की ओर जा रही है। बहुत पहले सारी भाषाएं लगभग लगभग योगात्मक हुआ करती थी, विशेष करके संस्कृत को आपने ध्यान दिया होगा। एक लंबी सी लाइन लिख देते हैं और उसके बाद में उसमें शब्द पिरोना शुरू करते हैं। आजकल हम शब्द लिखते हैं, उसके बाद में शिरोरेखा लिखते हैं। पहले शिरोरेखा खींच दी जाती थी, उसमें एक ही शिरोरेखा में कर्ता कर्म विभक्तियां और अव्यय और बहुत सारी चीजें, कभी कभी तो दो दो शब्द एक साथ आ जाते थे, तो वो योगात्मक हुआ करती थी पहले। अब धीरे धीरे योगात्मक होने लगी है सभी भाषाएं। निमाड़ी में भी योगात्मक से वियोगात्मक की ओर जा रही है। कुछ शोध इसमें अभी बाकी है, लगभग लगभग 80% शोध ये वियोगात्मक निमाड़ी के शब्दों का मेरा हो चुका है, थोड़ा सा बचा है। जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक है तो व्याकरण को मैं अंतिम रूप नहीं दूंगा, क्योंकि व्याकरण अभी लिखी जाना बाकी है निमाड़ी में, जिसको कह सकते हैं एक सार्थक व्याकरण लिखना बाकी है। एक व्यवस्थित व्याकरण की आवश्यकता है। तो उससे पहले ये छोटी छोटी चीजों की उसमें जरूरत है, उसके बिना हम उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, जो भी हम उसमें नियम या उसकी धाराएं बनाएंगे उसमें। तो ये लगभग काम पूरा हो गया, साल डेढ़ साल में, शायद 1.5 या 2 साल में व्याकरण की पुस्तक भी आ जाएगी। वियोगात्मक के ऊपर थोड़ी और चर्चा बाद में करेंगे, और किसी दिन भाषा परिषद में भी हम कुछ लोग मिल करके इसमें थोड़ा बदलाव करेंगे, जो हमारा चला आ रहा है पहले से, उसमें थोड़ा बहुत कुछ शब्दों का बदलाव की बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो निमाड़ी में रूप रचना अभी हम बात कर रहे हैं। अभी हमने शब्द देखे, शब्द रूप देखे। संज्ञा के कौन कौन से शब्द रूप बनते हैं? पोरियो, लड़के को जैसे हम बोलते हैं, आमतौर पे लड़के को हम पोरियो, लड़कियों के लिए पारई, पोरिया पारई, लड़के लड़की। एक तो पोरियो ये एक वचन हो गया, पारई लिंग के कारण वो पोरिया का रूप पोरई हो गया, ये लिंग का कारण बदला। फिर वचन के कारण क्या बोलते हैं? एक तो पोरिया, ये बहुवचन हो गया, पोरिया न, ये भी बहुवचन हो गया। तो पोरियो शब्द के एक पोरई हुआ लिंग के वजह से, पोरिया या पोरिया न हो गया वचन की वजह से, और पोरिया न, यहां पर पोरिया अलग और न अलग लिखा हुआ है, ये जो न है ये विभक्ति है कर्ता कारक की, ने, लड़के ने। अगला शब्द है पोरिया न न, पोरिया न मतलब कि लड़के, लड़कों, ये हो गया लड़कों, ये बहुवचन हो गया, और न विभक्ति है कारक की, तो लड़कों ने, लड़के ने पोरिया न, लड़कों ने पोरिया न न, ये कारक के वजह से ये रूप परिवर्तन हुआ है, ये वचन के वजह से, लिंग के वजह से। इस तरह से हमारे रूप परिवर्तन होते हैं। हमें
बात समझाने के साथ साथ में विचार बताने के साथ ही मैंने बहुत सारे इसमें उदाहरण के लिए लिख दिए शब्द। ये सब नियम जब हम लिखते हैं तो नियम की पुस्तक लेकर के लिखने नहीं बैठते हैं, ये अनुभव से आ जाता है। लेकिन भविष्य के लिए ये बातें जो समझाई हुई है अगर याद न भी रहे तो ये जो उदाहरण दिए हुए हैं, ये मैं इसीलिए हर सत्र में जो बात कहता हूं उसके साथ साथ में मैं प्रपत्र बनाकर भी साथ में दे रहा हूं। मुख्य मुख्य चीजों को ढंग से लिख करके भी दिया हुआ है, व्यवस्थित करके। तो इसको आप रखें, इसको देखते रहें, जहां जहां भी कुछ संशय होता है इनको पढ़ करके, ये रूप देख करके, और इसी के समान दूसरे शब्दों के रूप बनाए जा सकते हैं। तो ये बहुत उपयोगी एक प्रकार से मार्गदर्शन के लिए ये प्रपत्र रहेंगे आपके पास में। सर्वनाम में हूं, हम, तू, तुम, वो, ये सर्वनाम हमारे एक वचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष के। अब उनको है तो फिर मन, मख, मक, हमारो, हमन, ये उनके रूप बने, ये सर्वनाम के रूप बने, और उसके बाद में ये सर्वनाम के कारक रूप बने। पहले ये वचन के हिसाब से बने, ये कारक के हिसाब से बने। तुख, थारो, तुम्हारो, तमारो, ये हमारे सर्वनाम के इस प्रकार से हमने शब्दों के रूप बनाए हैं। इनको हम प्रयोग कर सकते हैं, इन्हीं को लेकर के अपने वाक्य में हम लोग उतार सकते हैं, क्योंकि ये आपको ना तो कहीं शब्दकोश में मिलेंगे, ना कहीं इसका कहीं जिक्र है। तो इसलिए ये बना करके एक प्रकार से सारणियां बना करके रख दी है। जहां पर भी संशय हो आप इसको उठा करके देख सकते हैं। विशेषण के गोरो, गोरा, गोरी, एक ही शब्द के इतने रूप बने हैं। काला के कालो, काले, उच्चो, उच्ची, मिठो, मिठा, मिट्टी, एक शब्द के अनेक रूप बनते हैं। और यहां पर यही बात समझने की है कि शब्द जो होते हैं वो भाषा की निधि होती है, वो कोश की निधि होती है। जैसे भागना, अब भागना एक शब्द है, अगर हम उसको शब्दकोश में देखेंगे तो हमें यही शब्द मिलना चाहिए, भागना। लेकिन भाग्यो, भागी, भागणु, भगाड़ियो, भगाड़ियो थो, भगाड़ूंगा, भगाड़ज, ये उसके रूप हैं, ये शब्द नहीं है। शब्द और शब्द रूप में बहुत फर्क है। तो जब व्याकरण बनेगी, जब शब्दकोश बनेगा, अभी शब्दकोश भी अच्छी तरह से या व्यवस्थित रूप से बनाना निमाड़ी का बाकी है। उसका काम कई वर्षों से चल रहा है, समय लगेगा, ये बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। चूंकि पूर्व में कोई मानक शब्दकोश हमारे पास व्यवस्थित रूप से नहीं है, लिखा हुआ है, परिषद ने छापा है, पहला काम है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें बहुत कुछ हमें सुधार करना है, तो उसमें समय लगेगा। तो ये शब्दकोश में जब हम शब्द लिखते हैं तो मूल शब्द लिखे जाने चाहिए, शब्दों के रूप नहीं लिखे जाने चाहिए। अगर हम शब्द के रूप लिखना चाहते हैं तो एक शब्द के अकर्मक और सकर्मक मिला करके, एक अगर साधारण सी क्रिया की ही बात कर ली हमने, तो क्रिया के अकर्मक और सकर्मक मिला के 26 रूप बनते हैं, 26, किसी के 28 रूप बनते हैं। तो अगर हम 1000 शब्द लेंगे तो हमारे 28,000 शब्द दिखेंगे हमें शब्दकोश में। कहने को हम कह सकते हैं कि हमारी भाषा में हजारों शब्द हैं, लेकिन वास्तव में शब्द नहीं है, वो शब्दों के रूप है। तो हमें शब्द लिखना है, ठेठ शब्दों का हमें शब्दकोश बनाना है, उसके लिए भी हम प्रयत्न करेंगे। और काम जरा ढंग से ठोस आधार पर ही किया जाना चाहिए। विशेषण हमने देखे, अनेक अन्य भाषाओं के समान निमाड़ी में भी प्रविशेषण भी होते हैं, यानी विशेषणों के विशेषण, जो विशेषण को भी विशेषता करते हैं। जैसे गोरोगट्ट, गोरा तो है ही, लेकिन गठीले बदन का गोलमटोल भी है। गोरी दीप, दिव्यता के समान, दिव्यता लिए हुए गोरापन। कालो भूस, ये भस्म के समान
यानी जल करके जैसे राख हो जाए उसके समान, ऐसा काला। काले कुट, ये कलुटा शब्द का अपभ्रंश है। कुट, काले कुट। उच्ची खक, खक यानी खम्ब या खड़, खड़ के समान में ऊंचा, लंबा। लमतोर्यो, तोरी या गिलकी के समान लटकता हुआ जिसके हाथ पैर हो, वो लमतोर्यो। मिट्ठो चट, खाटो चिम, चिंच के समान, जिसके इमली के समान इतना ज्यादा खट्टा हो कि उसको सहन न हो सके, ये खाटो चिम। चरकी दराड़, ये सब शब्द हम लोग प्राय भाषा में प्रयोग में लेते हैं। लेकिन हमें कौन सा शब्द कहाँ प्रयोग में लेना है वाक्य में, ताकि हमारा मंतव्य स्पष्ट हो, ये है साहित्यकार का काम है। इसलिए हमें इन चीजों को गहराई से सोचना और समझना चाहिए, तब जाकर के हम साहित्य में हमारी थोड़ी गरिमा आती है लेखन में। क्रिया और काल के हिसाब से भी शब्द के रूप बदलते हैं। आज तो वघारेल खिचड़ी झमझमाट बणीज, बणीज और बणीच दोनों ही शब्द हम निमाड़ी में उपयोग में ले रहे हैं। कुण्ड वघारी, वास्तव में वघार एक शब्द है जिसके ये रूप है, वघारेल, वघारी। वघारे ने तड़का लगाना। अब ये बणीज और बणीच च शब्द जो है वास्तव में शुरू में निमाड़ी में नहीं था, लेकिन ये निमाड़ी में अन्य भाषाओं के वजह से आ गया है और वो अपना अंग बन गया है, इसलिए वो निमाड़ी में मान्य हो गया है। ये च शब्द गुजराती और मराठी के प्रभाव से आया है, अन्य उनकी लोक भाषाओं में भी है, ये खानदेशी में भी है। गुजराती में च, ज की जगह ये ज जो है बनी ज, बनी है। ज जो है ये हमारा प्रत्यय हम सहायक क्रिया है के लिए लगाते हैं। बनी है की जगह ज लगाया, बनी ज। ये प्रत्यय है क्रिया, सहायक क्रिया का। तो ज की स्थान पर हिंदी में जहां है होना चाहिए, वहां गुजराती, मराठी तथा अन्य कुछ उनकी बोलियों में च और छ ये दोनों रूप काम में आते हैं। इसलिए बणिज, आणुज, जाणुज, खाणुज, जहां ज लिखना चाहिए वहां ये च का चलन भी चल पड़ा है। लेकिन कहीं कहीं लोग छ का प्रयोग भी कर रहे हैं, ये उनकी देखा देखी या उनके प्रयोग से, या वो परिवार हमारे आसपास कभी रहे होंगे उनसे हमने सीख लिया होगा उच्चारण। ये प्रभाव हमारी भाषा में आ गया है। तो अगर बणिज ख बणी छ कर दिया वहां तक भी चलो ठीक है, बणिज आइच, यद्यपि व्याकरण के हिसाब से वो सही नहीं है, लेकिन अगर लिख दिया तो वहां तक भी वो चल सकता है। लेकिन कुछ साहित्य में, कुछ लेखन में, कुछ पुस्तकों में, ग्रंथों में ये छ का प्रयोग च के लिए कई जगह पे किया जा रहा है, क्योंकि च तो वैसे ही ज का स्थान पर आया है। च वास्तव में शब्द नहीं था, यहाँ ज की जगह च लिख दिया। अब च की जगह छ लिखना शुरू कर दिया, तो जहां पर भी ज च आया वहां छ लिखना शुरू कर दिया। ये तो सिर्फ सहायक क्रिया के लिए प्रत्येक रूप में लगाया था, वहां तक सही था। अब कुर्सी एक शब्द है, मैंने कई जगह देखा कुर्सी। कुर्सी को हम निमाड़ी में कुर्ची बोलते हैं, च बोल देते हैं, स को च बोलना है, और वो निमाड़ी में वो शब्द चलता है। च छ वो महाप्राण अल्पक प्राण की वजह से नजदीक के शब्द, जैसे गहूं को गहूं, ग और घ पास पास रहता है, वैसे च और छ पास पास है, तो वहां च का प्रयोग तो ठीक है अगर हमने उसको क्रिया में ले लिया, सहायक क्रिया में। लेकिन कुर्सी की जगह फिर कुर्सी लिखना वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, उसको अवॉइड करना चाहिए। कुर्सी तो ठीक है, कुर्सी। इस प्रकार से ये सच्ची, अब सच्ची तो ठीक है, चमच हो गए, लेकिन च की जगह वहां पर भी च को छ से रिप्लेस कर दिया, कुर्सी और चच्छी और छच्छी। तो ये शब्द एक प्रकार से निमाड़ी को विकृत कर रहे हैं उसके, क्योंकि ऐसा हमारे उसमें भाषा में ऐसी ध्वनियां नहीं है, ये हम ध्वनियों के हिसाब से नहीं लिख रहे हैं। तो ये समझना जरूरी है कि हमने अगर किसी भाषा के शब्द का प्रयोग किया है, अक्षर का प्रयोग किया है, ध्वनि का प्रयोग किया है,
तो किस स्थान पे किया है वो हर स्थान पे नहीं हो सकता है। अभी ओना देखियो, अगला देखते हैं। ओना देखियो थो, ये काल के हिसाब से ऊपर का वाक्य क्रिया के हिसाब से लिखा है। ओना देखियो थो, मारो देखेल छे, तुम भी देखजो, आरु कोई का मत देखना दीजो। ये देखना शब्द, देखणु शब्द के कितने रूप है? देखियो, देखेल, देखजो, देखना। इन शब्दों को हमको कहाँ प्रयोग करना है और उसकी कैसी वर्तनी लिखना, ये महत्वपूर्ण होता है। अभी कुन ख और कोई ख, ये दो को मैंने थोड़ा हाईलाइट किया है। इनको हम बाद में देखेंगे, अगले पृष्ठ में समझेंगे कि इसको अलग क्यों लिखा है। क्योंकि कुण सर्वनाम है और कोई भी सर्वनाम है, और ऊपर नियम बताया गया था कि सर्वनाम के साथ में विभक्ति जुड़ करके आती है। लेकिन यहाँ कुण और कोई दो ऐसी विभक्ति हैं जिसमें हमने विभक्ति, जो ऐसे सर्वनाम है जिनमें हमने विभक्ति को अलग शिरोरेखा में लिखा है। ये एक अपवाद है, इसको हम अगले पृष्ठ में देखते हैं। संज्ञा शब्दों के रूपांतर कारक रचना के हिसाब से होते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऐसी कारक रचनाएं कहीं पर भी न तो व्याकरण में है, न कोई शब्दकोश में है, न किसी ग्रंथ में है। ये कारक रचना का अंतिम रूप बना करके लिख दिया है। ये व्याकरण जब आएगी पुस्तक तो उसमें ये कारक रचनाएं अलग अलग प्रकार की रचनाएं रखी जाएगी। यह हमने उदाहरण के लिए एक वचन पुल्लिंग शब्द को हमने यहाँ पर लिया है। उसके पुल्लिंग शब्द को एक वचन और बहुवचन में हम उसकी रचना कैसे करेंगे, इसी चीज को कारक रचना जो बोलते हैं, जो हम अभी तक चर्चा कर रहे हैं। ये कारकों के हिसाब से बदलती है। लिंग के हिसाब से बदलेगी वो तो बहुत सामान्य चीज है कि लड़का है तो आता है, लड़की है तो आती है, हम लिख देंगे, वो परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन कारक में हमेशा थोड़ी असमंजस बनी रहती है, इसलिए कारक की एक रचना बना के रख दी है कि कर्ता के लिए छोरो और छोरा न एक वचन में आएगा, छोरा छोरा न ये बहुवचन में आएगा। थोड़े से एक दो पृष्ठ के बाद में मैं इस चीज को जरा विस्तार से बताऊंगा। छोरा न ऐसा क्यों लिखा और ऐसा ही क्यों लिखा जाना चाहिए। अभी आप सब देख लीजिए कि छोरा न और छोरा न, छोरा ख, छोरा न ख, ये सब आप इसको देख करके रूप समझ सकते हैं। ये अपने आप में परिभाषित है, ये रूप आप देख सकते हैं। अपादान कारक में इस तरह से लिखते हैं, छोरासी, छोरा स, छोरा को, छोरा का, छोरा की, छोरा म, छोरा पर, छोरा न होनी। ये जितने कारक हैं पारंपरिक, वो सभी कारक निमाड़ी में हैं, उनके रूप मैंने लिख दिए हैं। सर्वनाम के रूपांतरण तो हमने देखा, और वो अधिकतर योगात्मक होते हैं। सर्वनाम के अधिकांश योगात्मक होते हैं। ये शब्द अधिकांश मैंने अलग से इसलिए इसमें जोड़ा है। रूप तो योगात्मक ही होना चाहिए नियम के हिसाब से, लेकिन नियमों में अब हमें थोड़ा सा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। उसी की चर्चा मैं कर रहा था कि हम अगले व्याकरण जब तक आएगा तब तक थोड़ा हल्का सा परिवर्तन होगा, जो कि अनुप्रयुक्त है, जो प्रयोग में आ रहा है और जो हमें लेखन में सुविधा देता है। ऐसे छोटे मोटे परिवर्तन होने वाले हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, हूं, तू, तुम, वह, वो, ये सब उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष के एक वचन और बहुवचन रूप है। इसको आप पढ़ करके समझ सकते हैं। तो ऊपर हमने संज्ञा शब्द की कारक रचना देखी है। ये सर्वनाम शब्दों की कारक समूह मैंने लिखे हैं, क्योंकि सर्वनाम हमारे पास में कम से कम 10-20 और ज्यादा ही हैं, और जो कि प्राय उपयोग में आते हैं। अब सबकी कारक रचना तो नहीं लिखी जा सकती, लेकिन जहां आवश्यक है, जहां पर संशय हो सकता है, उन चीजों को मैंने यहाँ बराबर नोट किया है। वो आप देखेंगे आगे कारक रचना सर्वनाम की भी है। तो मैं की रचना में म, हूं, मन, मख, महारासी, ये हमने इस प्रकार की कारक रचना के ये कारक का समूह मिला के रख दिया है। जहां पर हाईलाइट किया हुआ मैंने अभी 1 मिनट पहले ही ऊपर मैंने बताया था कि थोड़ी योगात्मक व्युत्पत्ति में हमें सोरा विचार करना है।
तो अभी जो जो नियम है उसके हिसाब से तो सर्वनाम में मिल करके आती है। जैसे म के साथ में न, म, ख, मारो, महा के साथ में रो, रा, री एक मात्रा में है। तो यहाँ महारासी, ये जो हमने यहाँ लिखा है कारक रूप महारासी, मुझसे, ये करण कारक में भी आता है। तो यहाँ पर अगर हम लिख करके देते हैं तो ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो इसमें थोड़ी वियोगात्मक की जरूरत है इस एक कारक में। तो इसलिए इसको महारा सी अलग करेंगे, क्योंकि हम बोलने में भी महारा और सी के बीच में थोड़ा सा विराम देते हैं। इसको हम संगम भी बोलते हैं, संगम विवृति शब्दों के अंदर आती है। तो इसको हम वियोगात्मक लिख सकते हैं, महारा सी, महारा म। महारा प तो हम पहले से ही अलग से लिख रहे हैं, शुरू से ही लिखा जा रहा है। लेकिन म और स, महारा सी और महारा म, ये योगात्मक लिखे जा रहे थे अभी तक, और लिखे भी जाते हैं। के लिए उसके रूप थोड़े अलग प्रकार के हैं, इसलिए मैंने उसकी पूरी कार्यक रचना यहाँ लिख दी है। वहां पर हमेशा कुछ न कुछ शक रहता है लिखते समय, और भ्रम की स्थिति भी हो जाती है, इसलिए उसको अलग से लिख दिया है। इसके दोनों रूप लिखे हैं, दोनों वचनों के, एक वचन बहुवचन के। तो कर्ता में उ और ओना, पुराने साहित्य में और पहले लेखन में ऊना शब्द लिखा जाता था। ऊना आया, ऊना कयो, ये ऊ नहीं है, ये ओना है। ऊना ओना इसका रूप अलग है, इसलिए इसकी कारक अलग से लिखी है, ऊ और ओना। बहुवचन में ऊ और उन्ना। अभी यहाँ पर उन्ना शब्द जो है ये ध्वनि का ही थोड़ा सा जादूगरी है। ऊ न न ये शब्द सही है, लेकिन हम जब बोलते हैं तो इसकी ध्वनि और उन्ना की ध्वनि एक जैसी लगभग लगभग निकलती है, इसलिए वर्तनी दोनों सही है। लेकिन ऊना न लिखेंगे तो आगे के जो हम बढ़ेंगे इसको थोड़ा एडवांस में जब जाएंगे तो हमें ये वाला ऊना न हमें समझने में सरल पड़ेगा। तो हम ये मानक रूप लेके चल रहे हैं। बात एक ही है, ऐसा क्यों होता है, यहाँ पूरा न और यहाँ आधा न क्यों है? जैसे हम बोलेंगे तो उन और न ये एक शब्द है, जिसके हम अगर अक्षर विच्छेद करेंगे तो उन शब्द के उन और न, इसमें दो अक्षर है, उन एक अक्षर है, न एक अक्षर है, शब्द बन गया उन न। लेकिन उसके बाद में हमने यहाँ विलंबित अ भी लगाया तो उसकी भी न की ध्वनि लंबी चलती है, तो उन न ऐसा सुनाई देता है। और आखिरी के जो न है वो हमें ऐसा लगता है कि दो न के बराबर है, क्योंकि वो ध्वनि लंबी है। तो कई लोग उन न न, हम न न, तुम न न, इस प्रकार की भाषा भी केंद्रीय निमाड़ी में पूर्वी तरफ चलती है, लेकिन वो एक भ्रम है, वास्तव में वो ऐसा बोलते नहीं है। अब उसको थोड़ा सा और आगे हम कुछ उदाहरण है उसमें अब समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से ओक, उनख, ओकासी, ओका लेना, उनका लेना, ये जो शब्द है ऊ से, ऊ से शुरू होने वाले शब्द ओ से भी बन जाते हैं, उनका रूप, और ऊ से भी बनता है, छोटे ऊ से भी बनता है और बड़े ऊ से भी बनता है। इसलिए मैंने इसकी पूरी कार्य रचना लिख दी है, और ये इसका अंतिम रूप है। अपादान, संबंध, अधिकरण, ये सब के ऊपर लिख दिया है। ओका प, ओका म, ओम। अब यहाँ ओम यानी उसमें, यहाँ ओ की जगह व में ओ की मात्रा नहीं आएगी, जहां हमने ये बात पहले ही सत्र में स्पष्ट कर दी थी। अब हम ओ के बाद में ई का भी मैंने कारक रचना लिख करके रखी। ये ई जो है यह निकटवर्ती सर्वनाम है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम भी इसको कहते हैं। वो जो हमने कहा था ये वह यानी दूरवर्ती था, ई है तो निकटवर्ती है। इसके रूपों में भी कुछ परिवर्तन है। यह के लिए हम ई बोलते हैं अगर वो हमारे नजदीक है। ये हमारी किताब
ई म्हारो भाई, ई म्हारो घर। दूर होते हैं तो ऊ म्हारो घर, ऊ म्हारो भाई। और ई, और अगर ई के साथ में इसने कहना हो तो एन, एन 12वीं पास करी, एन मकान बनायो, एन अच्छो काम करे, यहाँ ए आएगा। इसी प्रकार से ई और इन बहुवचन में आएगा। अभी जैसे समझाया था, इन न को इन, इन और अनन्न ऐसा उच्चारण आता है इसका। थोड़ा स्पष्टीकरण 1-2 मिनट बाद में हो जाएगा। ई के साथ में ए आता है और उधर ऊ के साथ में ओ आता है। ये हमने एक बार श्रुति वाली बात भी करी थी, श्रुति के हिसाब से कैसे वर्तनी में परिवर्तन होता है। इसी प्रकार जैसे हमने ऊपर कारक रचनाएं लिखी है ई और ऊ की, उसी के आधार पर आप संबंधवाचक सर्वनाम जे, ते, निजवाचक सर्वनाम आप, ये सब निमाड़ी के सर्वनाम है। जे न कहो, जे की ती जान, तेको तेको ती जान, ये इस प्रकार से हम कभी कभी इनका प्रयोग आता है, कम आता है इनका प्रयोग। आप तो आता ही है, अपनो, अपना, अपना आप, प्रश्नवाचक कुण और काई, अनिश्चयवाचक सब, ये सारे रूप आप इसी के आधार पर बना सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको ई और ऊ की जगह ये शब्द को अगर लगा दें, या ई की जगह जे और ते इस तरह से कर दें, तो आपको वही के वही रूप मिल जाएंगे। इसलिए कारक रचना सबके लिए चलेगी। वो जो ऊपर मैंने कहा था, पीले रंग से हाईलाइट करके बताया था, उसको यहाँ एक नियम से समझा दिया गया है कि अनिश्चयवाचक कोई, कोई यानी हिंदी में कोई, इसको हम लोग थोड़ा अनुनासिक रूप में बोलते हैं निमाड़ी में, कोई। ये सर्वनाम के जो कारक रूप है वो आयोगात्मक होते हैं, ये जुड़ करके नहीं आते। कोई न इकट्ठा नहीं लिखेंगे एक लाइन में, कोई ख, कोई को, कोई म। अगर ये कोई की जगह दूसरे सर्वनाम जैसे हमने ऊपर देखे हैं तो वो मिल करके आएंगे, इसमें अलग आते हैं। ये एक अपवाद है, एक नियम पहले से है। ये हिंदी में भी ऐसे ही नियम है। हिंदी में भी अगर कोई शब्द आएगा, कोई ने, कोई को, तो हम उसको अलग ही लिखेंगे, हम उसको एक लाइन में हिंदी में भी नहीं लिखते। इसलिए वो नियम हमारी वर्णमाला जो देवनागरी पर है उसके ऊपर आधारित है। अभी हम यहां आ जाते हैं कि रूपांतरित शब्द जो हमारे हैं, इन रूपांतरित शब्दों में से कुछ भ्रांतियां जुड़ी हुई है। अभी तो हमने ये देखा, और उन भ्रांतियों के चलते हम बहुत सी जगह पर प्रयोग में अशुद्धि कर देते हैं। रूपांतरित शब्दों से जुड़ी हुई कुछ भ्रांतियां, कुछ विसंगतियां और उनके शुद्ध प्रयोग, ये सब यहाँ पर एक सारणी बना करके लिख दिए हैं। इसको अगर सिर्फ पढ़ भी लेंगे आप तो वो स्वयं अपने आप विश्लेषण कर लेती हैं। ये पंक्तियां वो स्वयं सिद्ध है, आप देख सकते हैं इसको कि नासिक के न और न से, इसको ही थोड़ा सा एक जगह में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, बाकी तो सब समझ जाएंगे। नासिक के न और न से जुड़ी बहुत सारी भ्रांतियां रहती है, उसी के आधार पे न के जो बहुरूपिया न की अपन ने बात करी थी, इसमें योगात्मक और अयोगात्मक तो हमने ऊपर देख ही लिया है, वो तो हम समझ गए हैं कहाँ लिखना है। लेकिन यहाँ भ्रम प्राय हो जाता है कि छोरी न अगर लिखा है तो लड़कियां है, ये छोरी न छोरी का बहुवचन है, तो छोरी न मतलब लड़कियां हैं, ये योगात्मक लिख के आया है इसलिए। लेकिन छोरी और न को अगर हमने अलग अलग शिरोरेखा में लिख दिया, इन दोनों को अलग दो शब्द बना दिए, ये अयोगात्मक हो गया, तो इसका अर्थ हो गया लड़की ने। छोरी न लड़कियां और छोरी न लड़की ने, ये बहुत ही आवश्यक है इस बात को समझना। प्राय गलतियां इस जगह होती है, क्योंकि यहां पर भी न है, यहां पर भी न है, यहां भी विलंबित अ है, यहां भी विलंबित अ है।
यहाँ जुड़ गया तो वो लड़कियां हो गया, और यहाँ वियोग हो गया तो यहाँ लड़कियों ने हो गया। तीन रूप मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, छोरी न और छोरी न। सिर्फ छोरी और न लिखा है तो लड़की ने, और छोरी न न लिखा है तो लड़कियों ने। तो यहाँ पर न और यहाँ पर न दो बार आया है। पूर्ववर्ती लेखों में, निमाड़ी साहित्य में और कुछ लोग जो आज भी लिख रहे हैं, वो यहाँ पर ही प्राय बहुत सारी विसंगतियां हैं, यहाँ भ्रम की स्थिति है। ये दो जगह न आ गया है, तो बहुत से लोग ये दो न को एक साथ भी लिख देते हैं, छोरी लिख दिया बाद में नन एक साथ लिख दिया। कोई है तो न पहले लिखता है और न बाद में लिख करके विलंबित अ लगा देता है। कोई दोनों में विलंबित अ नहीं लगा रहे हैं। विलंबित अ लगाने का मतलब यह है कि छोरी न यानी ये लड़की का बहुवचन है, लड़की शब्द का बहुवचन है। ये सिर्फ छोरी लिखेंगे तो लड़की हो गया, छोरी न है तो बहुवचन है। तो ये जो न आया है ये बहुवचन द्योतक प्रत्यय है। ये पहला न अलग है और ये दूसरा न अलग है। पहला न बहुवचन बनाने वाला है, वो दूसरी चीज है, वो प्रत्यय है। और दूसरा न जो है वो विभक्ति है, ये बहुवचन वाला नहीं है, ये विभक्ति है, कर्ता कारक की विभक्ति है, जिसका मतलब ने होता है। तो लड़कियों ने, छोरी न न। अब दूसरे वाक्य में हम देख लेते हैं कि छोरी न छोरो, यहां हमने उसको अलग अलग कर दिया। तो यहां ये जो न है, न तो ये विभक्ति हुआ, न ये प्रत्यय हुआ, न ये बहुवचन बनाएगा, न ये न ने का अर्थ देगा। ये एक अव्यय है जो कि और शब्द का अर्थ करता है। छोरी न छोरो मतलब लड़की और लड़का, ये आयोगात्मक हो गए। अब दूसरा न, ये सब न के ही प्रयोग मैंने किए। वो जो हमने बहुरूपया न की बात करी थी, ये उसी की बात चल रही है। अभी छोरी देखी न, यहां पर भी न आया है, यहां पर भी विलंबित अ के साथ आया है। ये लड़की हो गया। अब देखी न, देखी के साथ में न आ गया है, तो ये कर के लिया है। ये इसको बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया, यानी क्रिया के पहले वाली क्रिया। दो क्रियाएं जब इकट्ठी आती है तो इसे पूर्वकालिक क्रिया या पूर्वकालिक कृदंत भी बोल देते हैं। व्याकरण का नाम चाहे जो हो, लेकिन जब हम कर के लिए प्रयोग करते हैं, लड़की देख कर, हम छोरी देखी ना आए आज, भाई हम रिश्ते के लेने गए थे, हम छोरी देखी ना आए आज, तो देख कर अगर कहना है तो देखी न कहते हैं। लेकिन वो न मिल करके आता है और उसका अर्थ कर में होता है। एक और न हमारे प्रयोग में आता है जो कि निषेधात्मक शब्द का अर्थ देता है, निषेध का अर्थ देता है, निषेध का। न छोरी न छोरो, मख तो कोई न सुख नहीं दियो भाई, बुढ़ापो आई गयो, न छोरी न छोरो मतलब न लड़की न लड़का। ये आयोगात्मक होता है, लेकिन इसमें विलंबित अ नहीं लगता है, ये शुद्ध न के रूप में आता है और ये निषेध का अर्थ देता है, न का अर्थ देता है। ये हमारे न के प्रयोग थे, लेकिन विशेष रूप से हमने उसमें वियोगात्मक और योगात्मक चीज के ऊपर ध्यान केंद्रित किया है, वो महत्वपूर्ण है। अब उन्हीं को हम उदाहरणों से और स्पष्ट कर रहे हैं, इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं, आप पढ़ करके देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। मना मैंने ये सर्वनाम का योगात्मक रूप, ये संज्ञा के अयोगात्मक रूप साथ साथ में लिख दिए हैं, ताकि उनको आप यहाँ पर ही उनका तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है। मना राम न, यहाँ भी न विभक्ति लगी कर्ता कारक की, यहाँ पर भी लगी हुई है। सर्वनाम में है मिलकर के आई है, संज्ञा में है अलग होकर के। मन राम न, हम न बहुवचन में आया, कांति न, तुम न, नानी न बालिका ने, ओ न यानी उसने, और गावड़ी न गाय ने। ये इस प्रकार से हमने कहां कहां मिलाकर के लिखे हैं और कहां अलग से लिखे हैं। अगर हम नियम को नहीं भी ध्यान में रखें तो इन उदाहरणों को देख करके ये कुछ ऐसे
सार्व कार्य आने वाले, सब जगह काम में आने वाले ऐसे उदाहरण हैं कि आप इनको देख करके आपने सभी आपके आलेख को जहां जहां संशय है उसको देख करके उसको ठीक कर सकते हैं। अब जो वहां बात हो रही थी आधे न और बहुत बार न की ध्वनि की, उसको थोड़ा सा स्पष्ट अलग से यहां पर मैंने किया है कि शब्द हमेशा जब हम उच्चारित करते हैं तो उसका अक्षर विच्छेद वो हमको समझना बहुत जरूरी है। अक्षर विच्छेद यानी हमको उसके अक्षरों को अलग अलग करना, उसको आना जरूरी है, समझना जरूरी है। हर शब्द में बहुत सारे अक्षर होते हैं और शब्द कभी भी एक साथ नहीं बोला जाता है, एक ही शब्द में रुकना भी पड़ता है बीच में, और जहां रुकते हैं वो है तो संगम होता है, मतलब कि एक स्थान खाली होता है, उससे पहले और बाद वाले जो उच्चारण करते हैं उनको हम अक्षर कहते हैं। जैसे ये हम एक एक उदाहरण लेते जाएंगे। अक्षर विच्छेद से उन्न, उन्न हमने ऊपर बात करी थी, इसमें उन और न ये दो हमारे अक्षर हैं, एक है उन और एक है न। अभी हम सिर्फ निमाड़ी की बात कर रहे हैं, अगर समय हुआ तो मैं थोड़ा सा हिंदी में जो विसंगति है उसकी भी बात चलते चलते कर पाएंगे, अगर किसी को रुचि हो और उसमें जानना चाहे। हम कहते हैं कि हम हिंदी ऐसी भाषा है, पूर्ण तरह से वैज्ञानिक है, हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। ये बात 100% सत्य नहीं है। हिंदी में हम जैसा बोलते हैं वैसा नहीं लिखते हैं, हर जगह नहीं लिखते हैं, अधिकतर लिखते हैं। हम मान सकते हैं कि हिंदी हमारी बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है, अन्य भाषाओं के मुकाबले में बहुत अच्छी व्यवस्थित है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसकी सारी ध्वनियां जैसी बोली जाती है वैसी नहीं लिखी जाती है। इस वजह से ही स्वाविलोपन का एक सिद्धांत आया। एक हमारे निमाड़ी से थोड़ा सा जुड़ा हुआ लेकिन थोड़ी प्रसंगवश बात है, इसको हम बाद में विस्तार से करेंगे। स्वाविलोपन को समझना बहुत जरूरी है भाषा समझने के लिए। अगर हम वो नहीं समझ पाएंगे तो भाषा का उच्चारण और लेखन में हमेशा गलतियां होगी, हिंदी में भी होती है, अच्छे अच्छे लेखकों से भी होती है। स्वाविलोपन की अभी तक कहीं कोई कक्षा या उसके बारे में चर्चाएं सार्वजनिक रूप से नहीं होती है, तो अभी हम उसको छोड़ देते हैं। वास्तव में ये उन न में उन और न होना चाहिए, आधा नहीं है, लेकिन बात जब हम करते हैं ध्वनि तो आधी निकलती। उन लिखा हुआ न है लेकिन ध्वनि आधी निकलती है, उन और न। निमाड़ी में चूंकि ये नासिक के न जो है हमारा, ये संस्कृत के अन्न से आया है, मतलब न आधा और न मिला हुआ, वहां से विकसित होकर के निमाड़ी में न बना है। तो संस्कृत में इस प्रकार की ध्वनियां होती थी, न में न आधा मिला हुआ, तो उसका जो उच्चारण होगा, ये उसकी जो गूंज होगी, वो गूंज हमें हमारे निमाड़ी के न में भी सुनाई देती है। पिछली सत्र में मैंने एक जगह बताया था कि कभी कभी लोग न जब लिखते हैं, सिर्फ न लिखते हैं, तुम न हूं, म भी जहां लिखते हैं अकेला म अकेला न, उसमें विलंबित अ लगाते हैं लेकिन उसके ऊपर बिंदी भी लगा देते हैं। पिछले बार मैंने बताया था वो बिंदिया लगाना शुद्ध नहीं है और उसका कारण भी बताया था। ये उसी कारण से जुड़ा हुआ है कि न की हमारी जो ध्वनि हमें सुनाई देती है वो वास्तव में उसकी अपनी ध्वनि नहीं है, उसके आगे पीछे आने वाले वर्ण जो है उनकी ध्वनि हमको इसके साथ मिल जाती है। इस वजह से हम भ्रमवश उसको अनुस्वार लगा देते हैं, बिंदी लगा देते हैं और 2 बार न बोल देते हैं। इसलिए उन्न जो शब्द है यहाँ लिखा हुआ, ये जिसको हिंदी में उसने जिसका अर्थ है, उसकी जब हम ध्वनि सुनते हैं तो उन्न न, आपने कई बार देखा होगा कि गांव में ग्रामीण जब बात कर रहे हैं तो आपको ऐसे सुनाई देता है, क्योंकि वो उसको मूल रूप में बोलते हैं। लेकिन हर बोली हुई चीज को लिखा नहीं जाता है, ये भी हमें समझना है। हर बोली हुई ध्वनि को हम नहीं लिखना है, लिखते नहीं है। व्याकरण में कहीं उसके नियम न लिखने के लिए भी है, उसको और आगे के पेज में हिंदी के उदाहरण से बताऊंगा। तो उन्न न शब्द सुनाई देता है लेकिन वास्तव में उन्न न नहीं है, वो शब्द तो उन्न न ही है। उन जो है ऊ का बहुवचन हो गया और न है तो ने हो गया,
उन्न, उन्न न इस प्रकार से सुनाई देगा, लेकिन वो लिखना नहीं है। शुरू के अध्ययनकर्ता जो हमारे रहे, जिन्होंने, कुछ लोगों ने निमाड़ी में पीएचडी भी की है, जो दूसरे स्टेट के, दूसरी जगह के लोग जो निमाड़ी के नहीं थे, ये करीब 70 50 से 60-70 साल पुरानी बातें हैं। कुछ लोगों ने निमाड़ी में अपने डिग्री के लिए शोध कार्य किए थे। वो अकादमिक वर्क थे, वो ठीक थे, उनके काम, उनको डिग्री भी मिली, उन्होंने काम भी किया, प्राथमिक काम था, उसकी तारीफ भी होना चाहिए। लेकिन वहां उन्होंने कुछ भूल भ्रम किया इन्हीं ध्वनियों को। उसके कारण उन्होंने अपने ग्रंथों में ऐसा लिख दिया है कि निमाड़ी में बहुवचन बनाने के लिए नन शब्द लगाया जाता है। ये लिखा हुआ है, नन, नियम बना के बता दिया है कि नन लिखेंगे तो निमाड़ी में बहुवचन हो जाएगा। लेकिन निमाड़ी में नन से बहुवचन नहीं होता है, हमने अभी देख लिया। एक न तो किसी शब्द का बहुवचन था और दूसरा न ने के लिए था, वहां उनसे गलती हो गई, उन नन को इकट्ठा कर दिया, अलग अलग न लिखने के बजाय इकट्ठा लिख दिया। इसी तरह से न और ख, उनख, तो उन का न और ख को जोड़ दिया, नख कर दिया। और इस तरह से प्रत्यय बना दिया है कि नख प्रत्यय लगाने से कर्म कारक की विभक्ति बनती है। और उन्होंने फिर जब नख शब्द कुछ समझ में नहीं आया, अच्छा नहीं तो कुछ उन्होंने कारक रचनाओं में नाक कर दिया, उन नाक। ये दर्ज है हमारे इतिहास में और पुस्तकों में दर्ज है। और वहां के बाद में उसको पढ़ करके बाद के उस समय के तत्कालीन लेखकों ने ये अ को भी एक वर्तनी समझ लिया, विलंबित अ को, और उसका वहां उस समय विलंबित अ का नियमन नहीं हुआ था। वो उन जो शोध हुए और उस समय जो भी लोगों ने अपने अकादमिक वर्क किया या पुस्तकें लिखी थोड़ी बहुत, उनमें हर जगह उन्होंने विलंबित अ का कहीं प्रयोग नहीं किया, विलंबित अ के बारे में कोई चर्चा ही नहीं थी, क्योंकि उसका वो समझ नहीं थी उस समय। उसका उपयोग होता था, वाणी में होता था, लेखन में बाद में जो उन लोगों ने वो पुराने हमारे लोकगीतों को लिपिबद्ध किया है, वो बाद में किया गया, उस जमाने में तो किया नहीं था जिस जमाने में वो बने हुए थे। तो बाद में करने वालों ने उसमें बराबर वो विलंबित अ लगाया है, और कई जगहों पे बहुत अच्छी समझ से भी लगाया है, अधिकतर 80% से भी लगाया। लेकिन जब वो नहीं हुआ था तो इस प्रकार से लिखा जाता था, हम नन, हम लोगों ने की जगह हम नन, उन नन, छोरा न, छोरा नन, छोरा ना खा, छोरा नासी, छोरान पर। और इस प्रकार के ये जो हल्के हरे रंग से मैंने जो किया है, ये इस प्रकार से पहले कुछ ग्रंथों में आया। उससे भ्रमित होकर के अभी भी बहुत से लोग, अभी तो बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। जब हमने अपनी पुस्तकें लिखी, 2-3 पुस्तकें, और जब लेख वगैरह लिखे, और भी समकालीन लोगों ने जब मेरे लिखे, तो उसमें कुछ रूप सुधर के आए हैं। कुछ लोगों ने उसको उसके अनुकरण पे अपने आप सुधारा भी है। लेकिन जो लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए, उसको नहीं देख पाए, उन लोगों ने वो पुरानी पुस्तकें या पुराने लेखकों से लेकर के आज भी कुछ लोग तुम नन, ये मैंने पिछले सत्र के बाद से ये जो 2-3 दिन में जो कुछ रचनाएं देखी अपने ग्रुप में इधर उधर, उन्हीं में से मैंने लिया हुआ है। तुम नन, छोरी नख। अभी इसमें नन शब्द का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। तुम एक अलग हो गया, नन एक अलग शब्द हो गया जो कि निरर्थक हो गया। वाक्य में निरर्थक शब्द नहीं होने चाहिए। छोरी नख, नख कोई शब्द नहीं हुआ, उसका कोई अर्थ भी नहीं हुआ। और इसको हम जब तक छोरियां नहीं कहेंगे, लड़कियां नहीं कहेंगे, ये वाक्य का मतलब नहीं निकलेगा। तो छोरी न उसके साथ लगेगा, तभी तो हम लड़कियां उसका मतलब निकालेंगे। तो लड़कियों को छोरी नख ये शब्द है, तो उसको छोरी और नख इस प्रकार से लिखा गया है। लोग नन कयो, ये मैंने कल या परसों ही पढ़ी है कविता एक जगह, लोग नन कयो, यह कोई आलेख में कहीं पढ़ा है। अब ये न का भी कोई अर्थ नहीं, ये न का भी कोई अर्थ नहीं। लोग नन कयो,
ये होना चाहिए लोगों ने कहा। तो ये न लोग के साथ में आएगा, उसमें विलंबित अ लगेगा, और फिर ये न अलग से आएगा, उसमें भी विलंबित न लगेगा। तो इस प्रकार से प्राय जो इस अ, योगात्मक और वियोगात्मक चीजों की जो गलतियां हो रही थी, प्रसंगवश मैं आपको जो मैंने स्वाविलोपन की बात कही थी, स्वाविलोपन की तो गहराई में नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा उसको समझना पड़ेगा गहराई से, उसको भी नहीं जाएंगे। लेकिन उसके तर्ज के ऊपर आप ये देखिए, उपन्यास शब्द, आपने सबने हजारों बार ये शब्द पढ़ा होगा, देखा होगा, लिखा भी होगा, उपन्यास। अब इस शब्द को आप अपने मन में 3-4 बार अभी इसी समय उसको दोहराई लीजिए, और फिर उसकी वर्तनी को एक बार देखिए। आपने जो बोला वो उपन्यास ऐसा बोला, आपने मन में जो सोचा वो उपन्यास, उपन्यास, लेकिन लिखा क्या है? उपन्यास। उप लिखा है और न आधा है। अगर आप उप को हटा दें, यानी इसके अलग अलग खंड करेंगे, तो एक उप हो गया, एक न्यास हो गया। तो उच्चारण जैसा लिखा हुआ है उसके हिसाब से अगर उच्चारण करेंगे तो आपको इसको उपन्यास बोलना चाहिए। ये हिंदी में ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम हिंदी में लिखते उपन्यास है, बोलते उपन्यास है। ये उपन्यास है, बोला ऐसा जाता है उपन्यास। तो ये उप एक अक्षर है, न्यास एक अक्षर है। वाणी में उपन एक अक्षर बोला जाता है और न्यास एक अक्षर बोला जाता है। उपन्यास, सन्यासी, अन्यत्र, अन के साथ में भी न, नेत्र का भी न, और लेखन में देखेंगे तो एक ही बार न आता है। तो ये क्यों आता है? इसका कारण वो स्वाविलोपन की एक बात है जो कि बहुत अलग है, और उसको हमें वहां गहराई में नहीं जा रहे, लेकिन ये चल रहा है। इसके कारण है वो, फिर चर्चा अलग से हो सकती है। हिंदी में हम लिखते हैं पालकी शब्द, पा ल की, लेकिन ये बीच का जो ल है ये हम पूरा नहीं बोलते हैं। यही स्वविलोपन है पूरे विश्व में। अभी ये अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल फोनेटिक जो कीबोर्ड की बात चल रही है, यानी फोनेटिक वर्णमाला बनाई जा रही है, बहुत बड़ा काम चल रहा है कई वर्षों से। वहां पर इस बात को स्पष्ट बताया गया है कि हिंदी में पालकी शब्द है, ल जो लिखा है वास्तव में क्या होना चाहिए? ये नीचे जैसा पा है तो प धन आ की मात्रा है। ल जो है वो ल हलंत यानी शुद्ध व्यंजन, और उसमें अ है, क्योंकि उसमें अ तो नहीं मिलेगा तो हम इसको उच्चारित नहीं कर सकते वाक्य में। तो पा और ल, ल अ, और क है तो क और ई की मात्रा इसमें लगी। तो वास्तव में पालकी शब्द को प आ ल अ क ई पालकी, ये उसका सही शब्द है लेखन के समान से, वर्तनी के हिसाब से। लेकिन उच्चारण में हम इसको पालकी बोलते हैं। ल हमेशा आधा ही बोला जाता है, ल पूरा नहीं बोला जाता है। यहां से ही वो समस्याएं कुछ उत्पन्न होती है, और वो समस्या हमारे लिए नहीं है, वो अमातृभाषी लोगों के लिए समस्या होती है, जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, जिनकी मातृभाषा निमाड़ी नहीं है। हम अपनी अनुकरण से हमने सीख लिया वो फोनेटिक ध्वनिया, हम उसको सही बोलते हैं, और लेखन में भी हम अनुकरण से लिख लेते हैं इस तरह से। पालक शब्द को आप देखो, पालक है, सड़क है, खड़क है, आखिरी का जो हम बोलते हैं ये, इसके अंदर हम इसको आधा ही बोलते हैं। इसमें हम इसी को स्व विलोपन बोलते हैं। इसमें विलुप्त हो गया है हमारा अ की ध्वनि। बोलते हैं प आ अल की, पालकी, ये। तो यहाँ ध्वनि और वर्तनी में बहुत परिवर्तन है, कई भाषाओं में, हिंदी में भी है और जबरदस्त है। निमाड़ी में ये उतना ज्यादा नहीं है। अभी हम उसकी गहराई में नहीं जा रहे हैं, इसलिए नहीं है कि हम अनेक अकारांत शब्दों के आखिरी में विलंबित अ लगा देते हैं निमाड़ी में, इतना कहीं किसी भाषा में नहीं लगता है। तो विलंबित अ लगने से हमारा वो जो आधा जो है, पलक, सड़क, पालकी, ये हमारी ध्वनि और वर्तनी का जो अंतर है वो अपने आप खत्म हो जाता है। कुछ शब्द तक, कुछ अर्थ में खत्म होता है, पूरी तरह से नहीं। उससे
इस प्रकार के जो लेखन और वर्तनी से सबसे ज्यादा समस्याएं किनको होती है? जो दूसरे लोग हैं, मान लो एक अंग्रेज आदमी है, वो हिंदी सीख रहा है, या हम अंग्रेजी बोलते हैं। जैसे ही हम अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेज समझ जाता है कि ये व्यक्ति इंग्लैंड अमेरिका का या यूरोप का नहीं है। जैसे ही कोई अंग्रेज हिंदी बोलने लगता है, उसकी सूरत, शकल, रूप, रंग को छोड़ करके आवाज से हम पहचान लेते हैं कि ये व्यक्ति हिंदी मातृभाषी नहीं है। वो हम कैसे समझते हैं? उसको हम लहजा बोलते हैं बात करने का। वो लहजा हमें आता है अनुकरण से, उसी को हम मात्रा बोलते हैं। माता की गोदी से हम सीखते हैं, इसको सिखाया नहीं जा सकता। इस उम्र में पढ़ने के बाद में हम उसको सीख नहीं सकते। तो अभी क्या है, हम उसको थोड़ा समझ लेते हैं। एक सामान्य ज्ञान में आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी। एक अच्छी चीज बता रहा हूं कि हिंदी में लिखते हैं इस स्वर के लिए अंग्रेजी में ए है। हिंदी में लिखते हैं हम, ये आ स्वर है, उसके लिए भी ए वॉवेल ही यूज होता है। हमारा व्यंजन है, उसके लिए हिंदी में आर होता है, और व्यंजन के लिए एम प्रयोग में आता है। ये तो हम सब जानते हैं और ये सत्य भी है। अब इसके हिसाब से अगर कोई अंग्रेज आपकी बात को सुन करके उसको लिख रहा है, उसको नोट कर रहा है, तो वो तो इंग्लिश में ही लिखेगा। उसकी तो लिखावट जो है वो अंग्रेजी में है। आपने राम बोला तो वो र में आ की मात्रा नहीं लिखेगा, वो RAM ऐसा लिखना शुरू करेगा। तो आपका उच्चारण हुआ राम। राम में वास्तव में होना क्या चाहिए कि र में आ की मात्रा और म में अ मिला हुआ, र आ म अ, तब तो राम होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। जब हम बोलते हैं तो रा पूरा बोलते हैं, म को आधा बोलते हैं, राम। तो म के अंदर अ नहीं लगाते हैं, ये नहीं लगाते हैं। हम सिर्फ र धन आ धन म, बस हम ध्वनि में इतना ही लगाते हैं। वर्तनी में हम ये पूरा लगाते हैं। यही बोलने और लिखने में फर्क है हमारा, कि हम राम को राम बोलते हैं। अब आपने राम बोला तो आपको पता नहीं लगा कि आपने कैसे बोला, लेकिन आपने जो बोला सही बोला। आपकी आवाज सुन करके एक अंग्रेज बैठा है, वो नोट कर रहा है, कोई जर्नलिस्ट है या कोई रिसर्चर है, उसने, तो वो क्या लिखेगा? उसकी स्पेलिंग, र के लिए आर लिखेगा, आ के लिए फिर ए लिखेगा, फिर म आपने बोला तो म के लिए वो एम लिखेगा और ए भी लिखेगा। क्योंकि उसको पता है कि व्यंजन जब आप लिखते हो हिंदी में तो उसके साथ में स्वर तो मिलाना ही पड़ता है। बिना स्वर के व्यंजन आप नहीं लिख सकते, नहीं तो आपको उसको हलंत करके लिखना पड़ेगा। तो आपके र में आ और म को देख करके उसने RAMA लिखा, और उसने जो लिखा बिल्कुल सही लिखा, 100% सही लिखा, क्योंकि उसके हिसाब से ही वो वर्तनी बनी है। अब जब उसको लिख दिया तो उसको जब प्रोनाउंस करेंगे तो वो रामा हो गया, क्योंकि उसके आगे अ की ध्वनि है। दक्षिण भारत के लोग प्राय और विदेशी लोग राम को रामा ही बोलते हैं, रावण को रावणा बोलते हैं, योग को योगा बोलते हैं। अब हम इस चीज को लेकर के अगर कभी कभी हम लोग इस बात को हंसते भी हैं, तर्क लगा देते हैं कि अरे योग, हमारा योगा बन गया विदेश में जाकर के। वो विदेश में जाके योग योगा नहीं बना है, वो हमारी ध्वनियों का कमाल है। अलग अलग भाषा है, उनके लिखने की शैली है, उन्होंने एकदम सही लिखा है। YOGA ही लिखेंगे, नहीं तो वो ग हो जाएगा, योग हो जाएगा। हम तो योग पूरा बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये ध्वनियों का, ये थोड़ा सा प्रसंग से हट करके अपनी विषय, प्रसंग आया तो लिख दिया, बता दिया मैंने, वैसे हमारे इसमें पाठ में नहीं था ये। अब हम चलते चलते, ये मैंने ये कुछ प्रपत्र इधर लिख इससे लगा दिए हैं, मेरी पुस्तक की कुछ फोटोकॉपी इसमें लगा दी है। ये पढ़ने से ही अपने आप समझ में आ जाएगी। लेकिन इसमें दो चीजें और रह गई। एक विसंगति जो हमने अभी बात कर ली है, इसी की हमने अभी मूल रूप से बात करी है, विसंगति की। इसमें ध्वनि और वर्तनी की विसंगति, इसको मैंने तो जरा समझा करके लिख दिया है। तो अब हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा इसकी गहराई में नहीं जाएंगे।
ये उन्न शब्द का इसमें लिखा हुआ है। ये आप इसको पढ़ेंगे तो आपको जितनी बातें मैंने समझाई है वो सब की सब बातें इसमें लिखित में दी हुई है। सिर्फ यहाँ पर मैं जो आपके लिए आवश्यक है वो यहाँ उदाहरण है। चीज को परिभाषित करना अलग है, लेकिन उदाहरण से वो चीज बिल्कुल प्रायोगिक रूप से समझ में आती है। ये शुद्ध और अशुद्ध शब्दों की मैंने बना दी है सारणी, लिस्ट बना दी है। इसको आप देखिए। ये विसंगति की हम बात कर रहे थे और शुद्ध अशुद्ध में, तो उन्न शब्द जो हमने लिखा, इसके ये बहुत सारे रूप जो मैंने लिखे हैं, इसको समझाने की अभी आवश्यकता नहीं, सिर्फ ये देखने की आवश्यकता है कि ऐसे रूप चल रहे हैं, चलते थे या चल भी रहे हैं, इनको हमें नहीं लिखना है, ये अशुद्ध रूप है। उन्न लिखना है तो ऐसा ही लिखना है, वो में हमें बहुत सारे न नहीं लगाना है। कुछ लोग कुछ लोग अलग करके लिखते हैं, वियोगात्मक अयोगात्मक करके लिखे हैं, ये सब सारी बातें समझाई हुई है। हमें ये अशुद्धियां जो है ये नहीं करनी चाहिए। इसके आगे एक और विसंगति है, और वो वही है कि जो पहले साहित्य में और ग्रंथों में लिख दिया गया था कि बहुवचन बनाने के लिए नन लगाना चाहिए, ये इसमें मैंने उसको समझाया हुआ है, उसको आप देख लेंगे। वो नन नहीं लगेगा, सिर्फ न ही लगेगा। और कहाँ और क्यों लगेगा, इसको एक सारणी के माध्यम से आपको बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ में आ जाएगी। यह पूरा तुलनात्मक अध्ययन हो गया है इसमें। एक कार की विभक्तियों का प्रयोग हमको कैसे करना है, ये वचन के हिसाब से, ये एक वचन, विभक्ति रहित और विभक्ति सहित, ये हम पिछले बार भी थोड़ा चर्चा कर चुके थे। पहले यहाँ पर उसको तुलनात्मक रूप में दिया है तो ज्यादा अच्छी तरह से वो समझ में आएगा एक ही सारणी में। एक कार्य की विभक्तियों का प्रयोग एक वचन बहुवचन में, और एक विभक्तियों का विभक्ति रहित और विभक्ति सहित प्रयोग कैसे होता है कि छोरो शब्द है, छोरों का छोरा बहुवचन हो गया, छोरो शब्द का छोरा भी बहुवचन हो गया, छोरा न भी बहुवचन हो गया, दोनों बहुवचन हुए। और वो क्यों हुए कि ये विभक्ति के रहित हुआ। ये वाक्य से बाहर लिखेंगे तो छोरा लिख देंगे, और वाक्य के अंदर अगर हम संबंध उसका किसी अन्य शब्द से बताएंगे, जैसे हमने अभी शब्द रूपों की बात करी है, तो वहां हम छोरा न का प्रयोग करेंगे, छोरो छोरा न। अब विभक्तियों के अंदर हम कैसे करेंगे कि यहां पर एक वचन है तो अलग करके लिखेंगे, और बहुवचन है तो मिला करके लिखेंगे। क्योंकि किसी भी संज्ञा शब्द में या सर्वनाम में हम जब बहुवचन बनाते हैं तो न विलंबित उसके साथ में सिरोरेखा में जुड़ के आता है। ये हो गया छोरा न, ये हो गया छोरा न, और उसके नीचे हिंदी में उनके अर्थ भी, उनके प्रयोग भी लिख दिए हैं, ताकि इसको देख करके नियमों की चिंता छोड़ करके, नियम तो इसके अनुसार ही है, इसको देखेंगे कि छोरो यानी लड़के, छोरा न यानी लड़कों, छोरा न यानी लड़के ने, छोरा न यानी लड़कों ने। अब इसको देख के आप बड़ी सरलता से इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये इस प्रकार की सारणी बनाई हुई है, और कुछ शब्द इसमें प्रतिनिधि शब्द लिए हैं। ये एकारांत लिया है, ये घोड़ा शब्द लिया है, इसके बाद में एक संज्ञा शब्द लिया है कलस्यो, एक चिड़ी, ये स्त्रीलिंग शब्द लिया है, और बहु एक अलग से शब्द लिया है, जिसके अलग अलग रूप आप देख लेंगे कि बहु, बहुएं, वहु न बहुओं, वहु ख बहु को, वहु न ख बहुओं को। और यहाँ पर उनके कारक भी बता दिए हैं कि किस कारक में इनका कैसे प्रयोग होता है। तो आपको लेखन की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से, ध्वनि की दृष्टि से, हर दृष्टि से आपको ये जो छोटी सी एक सारणी जो है, ये आपको पूरा का पूरा सारांश बता देती है।
वो कारक की अशुद्धियां थी। ये अयोगात्मक वियोगात्मक शब्दों की शुद्ध और अशुद्ध इनके शब्द लिख दिए हैं। ये अपने आप में समझने लायक है, और उसका विवरण भी यहाँ लिखा है। कहीं अगर ये समझ में आ जाए कि ऐसा ही क्यों, तो ये विवरण छोटा सा लिखा हुआ है, इसको भी आप देख लीजिए। वैसे पुस्तकों में तो विस्तार में लिखा हुआ है, लिखेंगे भी आगे भी। ये समझने के लिए है चलते चलते। गाय न गाय न गाय नन, ये अशुद्ध रूप है, ये सब मैंने लिख दिए हैं। तो ऐसे नहीं लिखे जाने चाहिए, शुद्ध रूप ऐसे लिखे जाने चाहिए, और क्यों लिखे जाने चाहिए उनके कारण भी बता दिए। इस प्रकार से कभी ख इकट्ठा लिख देते हैं, कभी नन इकट्ठा लिख देते हैं, कभी विलंबित ये सब बातें, ये सब उदाहरण जो है ये मन से बनाए हुए नहीं है, ये साहित्य और पुस्तकों से, रचनाओं में से लिए हुए हैं, ताकि आगे हम इसको ठीक से कर सकें। बहुत से लोग तो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कहीं कहीं फिर भी भूल हो जाती है। अभी तक हमने, ये हमारे आज का जो हम पाठ ले रहे हैं उसका लगभग 70-80% बात खत्म हो गई है। हमने शुरू किया था विकारी अविकारी शब्दों से, शब्दों के रूपों से। तो विकारी शब्द हमने सब देख लिए, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, उनसे जो विकार होते हैं, उनसे जो अयोग वियोग होते हैं, उनके प्रयोग देख लिए, उनकी शुद्ध अशुद्ध वर्तनियां देख ली। अब उन शब्दों में एक था अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द कौन कौन से हैं? पहली बात तो ये जो शब्द अपन ने पहले भी जैसे बताया था कि लिंग, वचन और कारक के द्वारा इसमें परिवर्तन नहीं होता है। स्त्रीलिंग में भी आप यही शब्द लिखेंगे, पुल्लिंग में भी यही लिखेंगे, महिला के लिए हो, पुरुष के लिए हो, एक व्यक्ति के लिए हो, अनेक व्यक्तियों के लिए हो, कर्ता कारक में लिख रहे हो या आप संबंध कारक में लिख रहे हो, कहीं पर भी इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। ये अविकारी है, अव्यय है। और ये शब्द कैसे है, कुछ उदाहरण दिए। अव, जव, आई, ये इधर वाला आई, यहाँ अल्यांग, ये आई शब्द और अल्यांग दोनों शब्द हमारे निमाड़े में चलते हैं। आई मतलब इधर, मतलब इस ओर, आई आओ यानी मेरी ओर आओ। आप दूसरे व्यक्ति को बोल रहे हैं जो दूर खड़ा है कि मेरी ओर आओ, तो ये ओर यानी इधर। और अल्यांग यानी इस स्थान पर। अल्यांग तो सब ठीक ठाक छे भाई, अल्यांग का हालचाल सुनाओ, मतलब ये स्थान की बात है तो अल्यांग शब्द उपयोग होगा, या यहाँ शब्द हो गया, यहाँ भी है अल्यांग भी, दोनों शब्द। और अगर कहीं से कहीं तक क्रिया दिखाई जा रही है, यहां से वहां, वहां से यहाँ, तो इधर और उधर के रूप अर्थ में जब आएगा तो आई शब्द और वही शब्द काम आता है। आज, पर, एकालेण, असा, हाव, नहीं, बठ बठ, का, एतराम, आखिरी तक, पण, अरे, अन, न, ये जितने शब्द हैं ये हमारे वाक्यों में प्रयोग में आते हैं। किसी भी वाक्य में, किसी भी स्थिति में ये इसी रूप में प्रयोग आएंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये हमारे अविकारी शब्द हैं। ये मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं और इनका प्रयोग भी नीचे लिखा है। ये प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है लेखकों के लिए। ये सैकड़ों शब्दों में से मैंने कुछ शब्द यहाँ, वैसे तो हजारों शब्द हैं, लेकिन कुछ शब्द, शायद 50 से भी ज्यादा शब्द यहाँ लिखे हुए मैंने। और वो शब्द इस तरह से ढूंढ ढूंढ के लिखेंगे जिनका हमेशा ही आवश्यकता पड़ती है, और जहां कहीं कहीं हम लोग त्रुटि कर जाते हैं। और यहाँ पर हमने उन शब्दों का समूह भी लिख दिया है। स्थान सूचक शब्द यहाँ, वहां, जहां, कहा, आग, पाछा, ऊपर, नीचे, वर, पर, वर यानी अपनी ओर, वहां उनके हिंदी में अर्थ भी लिखे हुए हैं, ताकि आपको प्रयोग करने के लिए बहुत ही सरल हो, शब्दों को कहाँ प्रयोग कर सकते हैं हिंदी को देख करके। आलेंग, वलेंग, वर, पर, वर यानी अपनी ओर, पर यानी दूसरी ओर, जौन, भीतर, पल्यांग भी एक शब्द होता है, पल्यांग यानी दूसरी ओर। अल्यांग जैसे होता है वैसे पल्यांग भी होता है, वैसे कल्यांग भी होता है, यानी किस ओर। इचलो, पहलो, ये हमने स्थानवाचक कुछ शब्द लिख दिए हैं यहाँ पर। इनको तो सिर्फ देखने की आवश्यकता है, पढ़कर समझने की। ये प्रपत्र आपके पास रहेगा।
काल सूचक, सौंदर्य, भमसार, इसमें आपको शब्द के साथ में उन शब्दों के अर्थ और उनके बीच का जो अंतर है वो भी समझने की एक नई चीज है। यानी शब्दों को जैसे भी काम करेगा ये छोटा सा। सौंदर्य, भमसार, बड़ी फजर, दिन निकले, यानी, झाड़ा बखत, रोटा बखत, दोपहर, मध्याह्नी, ये सब चीजें हम कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। हिंदी में भी बहुत सारे लोग 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे दिन को भी दोपहर बोल देते हैं। ये हम समझे तो बड़ी अच्छी बात है, हम सभी रचनाकार हैं। हिंदी में दोपहर शब्द चलता है। अब दोपहर शब्द का अर्थ लोग जानते भी होंगे, लेकिन प्रयोग क्या करते हैं? भाई दोपहर को 2 बजे मैं घर पहुंचता हूं, तो 2 बजे दोपहर होती नहीं है, 2 बजे तो तीसरा पहर होता है। तो ये है थोड़ी सी बारीकी। अगर हम भाषा की समझते हैं तो हमारी भाषा की समझ और लेखन में गरिमा तो आएगी। तो ये भी बहुत जरूरी है। ये मैंने सब यहाँ लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं निमाड़ी में। फिर शाम, संजा, मांजर झाप भी एक शब्द होता है। दिन और रात्रि के बीच की जो संक्रांति होती है, समय होता है, जब अगर सामने से मांजरी भी निकल जाए तो हमें दिखाई नहीं देती है, हमें पलक झपक करके उसको समझना पड़ता है। उसको मांजर झाप उस समय को कहते हैं। फिर अदरात, दिन, कल, परसों, तरसों, परसों भी और तरसों शब्द, नरसू शब्द भी आता है हमारे पास में। एक तवज और एक तवन, तो अब इनमें वर्तनियां भी समझ में आएगी। तवज में अनुस्वार लगेगा, तवंतों में अनुस्वार लगेगा, और यहाँ है तो अनुनासिकता आएगी तवज में। तो यहाँ आपको बहुत सारी चीजें इसमें समझ में आएगी, उनके अर्थ, उनके प्रयोग। टेम, अपकेर, ओतराम, एतराम। फिर परिमाण सूचक शब्द भी लिखे हुए हैं। नकु नकु, घी नकु नकु परस जो, भाई पंगत में वो कही दे जा प्रश्न वाक्य, जो नकु नकु परस जो, मतलब थोड़ा थोड़ा डालना, खूब खूब मत डालना। घड़ो मठो, जराक, साउटो यानी बहुत बड़ा, बेस को यानी बहुत सारा। इनमें शब्दों में बहुत फर्क भी है और उनके बहुत गहरे अर्थ भी हैं। भरी, भारी बद, हड़को पुड़को, जतरो वतरो, ठाई ठिक्यो, ये सब शब्द जो है मैंने कुछ ढूंढ करके निकाले हैं ताकि उपयोगी भी हो, वो हमें कुछ अर्थ भी समझाए। जब कोई चीज भर जाती है तो हम भरी तुरी भी बोलते हैं, बरोबर भी बोलते हैं, मुक्तो भी बोलते हैं, भरेल भी बोलते हैं, और बोड़ो बोड़ भी बोलते हैं। बोड़ो बोड़ लबालब होता है, भरी तुरी यानी भरपूर होता है। मोकड़ो, उंडो, उथड़ो, चाकड़ो, इन सब चीजों के सही अर्थ कहाँ इनका प्रयोग होना चाहिए। वास्तव में शब्दकोश का जो मैं काम कई वर्षों से चल रहा है, अभी भी शब्द बिखरे पड़े हैं, समय की वजह से नहीं हो पाता है, पूरा समय लगता है, इन चीजों में बहुत लगता है। उसमें से मैंने अपनी जो पांडुलिपियां थी उनमें से कुछ शब्द निकाल करके इसमें रख दिए हैं। इनके व्याकरणिक विश्लेषण तो इसमें नहीं लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है। रीति सूचक शब्द आसो, जसो, कसो, वसो, सही, सही, सरी, सच्ची, दरअसल, नहीं, एकासी, ओकासी, एकालेण, ईज, उज, इस प्रकार के ये शब्द हैं। फिर संबंध सूचक शब्द भी लिखे हुए हैं। रूबरू, जरियो, एवज, मार्फत, जसो, मारे, एका मारे यानी कारण या वजह से। लेख भी एक शब्द है। एका लेख था, मारा लेख, तेरा लेखो, मतलब मेरे लिए। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द हैं जो कि सरल भी हैं और साहित्य में जिनका प्रयोग भी हो सकता है। इस तरह से कुछ सारणियां बना के मैंने रखी है, और आज हमने निमाड़ी के शब्दों के रूप रचना, उनके प्रकृति, उनके प्रयोग
और उससे जुड़ी हुई छोटी मोटी कुछ बातें हैं वो भी हमने देखी है। अगर ये स्ट्रीमिंग ठीक से हो गई होगी और ये वीडियो हो जाएगा तो इसके साथ में ये प्रपत्र भी आपको पीडीएफ फाइल के रूप में मिल जाएगा। अब मैं आपको इसको बंद करता हूं। हाँ भाई कर्म